अमिताभ बच्चन के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे कोई क्या कह सकता है। कोई इंसान जब इतनी शोहरत पा लेता है तो वो इंसान न रहकर एक इमारत, एक संस्था बन जाता है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि आज हम आपको मिला रहे हैं अमिताभ बच्चन से, जिनके साथ हमने हैदराबाद के पास रामोजी राव फिल्म सिटी में एक दिन बिताया। हम उनके होटल पहुंचे ही थे कि वो शूटिंग के लिए निकल पड़े और उनसे बात करने का मौका सबसे पहले उनकी मेकअप मैन। You're looking older on screen, but you're not really looking that much older in real life. Okay, that's very encouraging. There's hope. There's hope, there's hope. आपको थोड़ा सा वो दिल नहीं भर गया एक्टिंग कर करके, मेकअप लगा लगा के? हाँ? अभी तक वही मजा है क्या? हाँ, बिल्कुल वही मजा। जीन लिया बोलो जी। हाँ। शूटिंग को थोड़ी देर थी तो धूप में बैठ के कुछ बातें करने का थोड़ा वक्त और मिला। हमने अमित जी से उनके एक संस्था बनने के बारे में पूछा। अमिताभ बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन होना कितना मुश्किल है? कोई नहीं, खामखा ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अमिताभ बच्चन एक और नाम है, और क्या है? आपका नाम तबलीग सिंह है, बस ऐसे ही एक और नाम है। उसके चारों तरफ एक हवा बना दिया गया है खामखा के लिए, तो ऐसी खास बात है। हवा नहीं बनाया गया है। किसी जमाने में फिल्म इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन एक थे, और जब किसी एक इंसान को इतनी शोहरत, इतनी कामयाबी जब मिलती है तो वो इंसान ना रह के एक संस्था नहीं बन जाता है क्या? वो उनके लिए होगी संस्था जो सोचते हैं, ऐसा मैं तो ऐसे सोचता नहीं। तो ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। मैंने तो कभी ऐसा माना नहीं कि मैं कोई संस्था हूँ या मैंने कोई इतनी ज्यादा शोहरत कमा ली है, इतना ज्यादा नाम कमा लिया। मैंने तो अपने आप को एक बहुत ही मीडियोकर कलाकार समझा है। और इस इंडस्ट्री एक्टिंग कर रहे हैं हमेशा। नहीं, सही दिक्कत है आपके साथ, आप फिर एक्टिंग इतनी करते हैं कि फिर सवाल का जवाब नहीं। मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। पहले तो आप गलती कर रही हैं कि मुझे आपने एक संस्था बना दी। दूसरी, आप ये गलती कर रही हैं कि करें आप सब और उसका जवाब मुझसे पूछें। ये तो ठीक बात नहीं। मैं अगर किसी चीज को बनाऊं या मेरे दायरे में जो चीजें हों उसके बारे में आप पूछिए तो मैं उसमें रिएक्ट कर सकूं। लेकिन किसी चीज को आप एक हवा बना दें या आप ऐसा समझें, फिर आप ही अपने ऊपर जो आपने किया है उसका उत्तर आप मुझसे पूछें, ये तो ठीक नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया की नजर में दुनिया, चलिए मान लीजिए, चलिए दुनिया ही ऐसे बोल रही है, तो जब दुनिया आप उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? तो ये बीमारी है जो मार देगी, अब वो फैमिली ऐसे माता रहने पड़ेगा। अमिताभ बच्चन आजकल रोज शूटिंग कर रहे हैं। 5 साल के संन्यास के बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में लौटे तो उनको नाकामयाबी का काफी सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी वो इतने बड़े स्टार माने जाते हैं कि फिल्म उद्योग के इन बुरे दिनों में कई फिल्म निर्माता अपनी उम्मीदें इन्हीं पे बांधे हुए हैं। I have no special position as you. This is the honest truth. सर, कल मेरा बर्थडे है सर। ये हमारा छोटा है लेकिन हम लोग सब पागल हो गए, और आपके लिए 5th टाइम या 6th टाइम आई एम कमिंग सर। इन नाइट ऑल्सो आई केम, 9 o'clock आई केम सर। कोई भी हमारे साथ बट गॉड, ये सब मेरा हस्बैंड का फैन, और हम लोग दोनों शादी भी किया दोनों फैन के लिए। बहुत बड़े फैन है सर।
ये मेरा बेटा है। So I am poor, but I have become million. I told my husband कि जिस दिन मैं मिलूंगी अमिताभ सर तो मैं मिलियनर बन जाऊंगी। और 3-4 30 दो सर, जितना मैं पूरा रील डाल दो। रखते पे जनता रखती है और लोग रखते हैं, ये उनकी धारणा है, ये उनके मन में से उभरी हुई चीज है। हम उनको निराश नहीं करना चाहते, हम उनसे कुछ छीनना भी नहीं चाहते। अगर वो ऐसी धारणा हमारे बारे में रखते हैं या इतना स्नेह इतना प्यार हमें देते हैं तो हम उसे स्वीकारते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपनी शोहरत की ऊंचाइयों पे थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो वन मैन फिल्म इंडस्ट्री थे। आज यकीन करना मुश्किल है कि उनका फिल्मों में आना एक इत्तेफाक था। यार डांट रहे यार हमको, मैं नहीं काम करता। कलकत्ते में नौकरी कर रहा था और एक टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, फिल्म फेयर और माधुरी जो कि फिल्म हिंदी मैगजीन थी उनके द्वारा, और उसमें वो नए लोगों को, नए कलाकारों को एक चांस देते थे, अपॉर्चुनिटी देते थे। मुझे ऐसा लगा कि ये एक सही जरिया है जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया जा सकता है। उसमें मैंने अप्लाई किया, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर रिजेक्ट हुआ? जी, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद फिर नौकरी छोड़ के मुंबई आ गया और यहाँ पर जगह को मिला। सबसे पहले तो दरअसल ख्वाजा अहमद अब्बास साथ हिंदुस्तानी बना रहे थे, उसमें उन्हें नए लड़कों की खोज थी। उसमें हमारे छोटे भाई साहब मुंबई में ही पोस्टेड थे, उनको पता चला, उन्होंने मेरी फोटो वहाँ भेजी, उनको मुझसे मिलने की आशा हुई। मैं बॉम्बे गया, उनसे मिला और उसके बाद वो पहला रोल मिला मुझे। बॉम्बे आने के बाद ऐसा नहीं था कि उनको शोहरत और कामयाबी एकदम हासिल हुई, बल्कि कई सालों तक शोहरत के आसार तक नजर न आए। अक्सर जब लोगों को शोहरत मिलती है लंबे और कठिन सफर के बाद, तो वो अपने बुरे दिनों की बात खुलकर करते हैं। अमिताभ बच्चन उनमें से नहीं हैं, लेकिन उनको आज भी अच्छी तरह याद है वो दिन जब किसी ने उनको पहली दफा पहचाना। मेरी फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की, राजेश खन्ना जी के साथ, आनंद। वो रिलीज हुई थी और सुबह मैं शूटिंग कर रहा था किसी और फिल्म की, और सुबह मैं अपने घर से निकला 9 बजे काम करने के लिए, अपनी गाड़ी में बैठ करके गया और एक आम नागरिक की तरह मैं काम पे निकला। लेकिन मैं जब शूटिंग खत्म हुई 6 बजे, तब तक 2 शो जो थे उस फिल्म के लग चुके थे, 12 बजे का और 3 बजे का। और मैं अपनी गाड़ी लेकर के एक जो मेरा पेट्रोल स्टेशन था जहां से मैं पेट्रोल भराता था वहां रुका, और वहां पर मैंने देखा कि लोग जो हैं वो मुझे दोबारा देख रहे हैं। तो 6 घंटे के दरमियान सुबह किसी ने नहीं पहचाना, शाम को सब पहचानने लग गए। और क्या महसूस हुआ आपको? अच्छा लगा। अभी अच्छा लगता है? जी, अभी भी अच्छा लगता है। अमिताभ बच्चन के लिए कामयाबी के असली दरवाजे तब खुले जब उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हुई। इसमें सलीम जावेद ने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जिसका हीरो था एक ऐसा आदमी जो समाज के बड़े लोग और उनके गलत उसूलों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। कुछ वक्त की बात थी, कुछ शायद ये कि ये रोल सिर्फ अमिताभ ही कर सकते थे, लेकिन इस ही एंग्री यंग मैन के जरिए उनको असली कामयाबी मिली। उनके मन में कुछ जमाने में जिस तरह के ख्याल आता है कि सरकार जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है
वो अब वो नहीं कर पा रहा है आम इंसान के लिए, और अब आम इंसान को खुद अपने हाथों में इन चीज़ों को लेना पड़ेगा, तभी उसे न्याय मिलेगा, तभी उसे जस्टिस मिलेगी। और इसी धारा को लेकर के उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया। एंग्री यंग मैन जो है वो कोई नया एक शख्सियत नहीं है, वो बहुत पुरानी शख्सियत है। वो हमारी हिंदी फिल्मों में ही कई मुझसे पहले फिल्मों में भी आ चुका है। मदर इंडिया का बिरजू, गंगा जमुना के दिलीप साहब, ये सब एक वो ही इमेज का उत्पादन है। तो मतलब वो वक्त की बात थी कि केवल वक्त की बात थी, परिस्थितियों की बात थी। जावेद साहब ने कई बार ऐसा कहा है कि उस समय देश जो था वो इमरजेंसी के सख्त शिकंजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, और इसलिए उनके मन में यह आया कि एक ऐसा कैरेक्टर बनना चाहिए जो न्याय को, कानून को अपने हाथों में इंडिविजुअली ले और बाहर उभरे। भाग्यवश मैं वहाँ पर उनके मन में आ गया कि मैं एक वो कलाकार हूँ जो इसे निभा सकूंगा। मैंने पूरी कोशिश की उसे निभाने में, और इस तरह से वो जंजीर का कैरेक्टर बना। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब आपको फेलियर से डील करना होता है तो क्या आपके लिए ज्यादा मुश्किल होता है बजाय कि किसी आम इंसान? देखिए, ये तो एक जनरल प्रश्न है। सक्सेस और फेलियर के मापदंड जो है वो अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जीवन है तो उसमें सक्सेस भी होगा, उसमें फेलियर भी होगा। और एक रैशनल मैंने बनाया हुआ है कि अगर जिस काम में है कई बार चीजें सक्सेसफुल होती हैं, कई बार चीजें फेल होती हैं। Chinese. Yes, sir. I have vegetable fried rice. And the crisp noodles. Eggplant with Szechuan chili sauce. And then you bring that baby corn mixed vegetables. And the fried noodles. Baby forest. Yeah. And bean curd in chili sauce, what is that like? It's quite spicy. Yeah, okay. Bring me one question. Okay, let's eat lunch peacefully. All right? अमिताभ बच्चन कई इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे एक्टर होने के नाते इन तमाम इंटरव्यूज में सिर्फ वो अमिताभ नजर आते हैं जो पर्दे पे हमको दिखते हैं। हमने उनको इसके बारे में पूछा। मुझे इंटरव्यू करना मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि असली अमिताभ बच्चन कभी दिखता नहीं है किसी को भी। आपके सामने बैठा हूँ जीता जागता। नहीं, आपके हमने कई इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने खुद किया है, लेकिन ऐसे लगता है कि अमिताभ बच्चन जो हम पर्दे पे देखते हैं उसके पीछे कोई अमिताभ बच्चन है ही नहीं। पर्दे पे जो देखती हैं उसके पीछे कुछ नहीं है। मतलब अमिताभ बच्चन जो हम पर्दे पे देखते हैं, जो अमिताभ बच्चन नहीं होता है, जो विजय होता है या कोई और होता है, उसके पीछे कौन है? क्यों जानना चाहती हैं आप देश के सबसे बड़े स्टार हैं। इसका मतलब नहीं कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानें। मैं तो नहीं जानना चाहूंगी, लेकिन सारी दुनिया पूछती रहती है कि कौन है ये आदमी। अब इतना कुछ तो हमने अपना जो है वो दे दिया है, चाहे वो हमारी कला हो, चाहे वो हमारी भावनाएं हो, हमारे इमोशंस हो, इतना कुछ तो दे दिया। अब थोड़ा बहुत तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। इंसाफ बिक रहा है, ईमान बिक रहा है, बाजार। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में भी आए। इलाहाबाद से एमपी चुने गए और कुछ महीनों तक चर्चा ये भी होती रही कि शायद वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
फिर अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो मानते हैं कि उनका राजनीति में आना गलत था और ये गलती ये दोबारा नहीं करेंगे। वो एक भावुक स्थिति थी मन में और भावना के ही वश में आकर के मैं राजनीति में गया। मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, उसमें भी मैं चला गया। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कहिए उसको, चुनाव जीत दिया मैं और फिर पार्लियामेंट में आ गया। लेकिन मुझे राजनीति आती नहीं है और ना ही उस समय आती थी। मैं वो एक मुझे एक नेगेटिव लगा और मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले कि मैं अपनी जो नेगेटिविटी है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स को सौंप दूं, इससे बेहतर होगा कि मैं उससे दूर हट जाऊं और इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नेगेटिव क्या लगा आपको? मेरी अपनी कमियां। मैं इस काबिल नहीं था कि मैं राजनीति कर सकूं या जो राजनीति का मायने होता है उसे सही तरीके से जिन लोगों ने मुझे चुना उनके लिए कुछ कर दिखा सकूं। जो देश के हालात हैं, गुर्बत है, पिछड़ा हुआ देश है, बाकी दुनिया कहीं आगे निकल गई है, इसके बारे में आप सोचते हो? कई बार। क्या सोचते हो? जो देश के हालात हैं, जो देश विदेश के हालात हैं, उन्हें अखबारों में पढ़ता हूं, देखता हूं, सोचता हूं। तो दूर से आपको दिखता है कि आपको लगता है कि आपको कोई फिक्र होता है इन चीजों के बारे में? कई बार कई ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में फिक्र होता है। मसलन चाहे देश के अंदर हो, चाहे विदेश में हो, गांव की स्थिति हो, गरीबी हो, दुर्घटनाएं हो, बाढ़ हो, ऐसी चीजों के लिए हम लोगों ने कई बार काम भी किया है, तो ध्यान तो रहता ही है। शाम तक शूटिंग चलती रही। अमिताभ बच्चन 90 फिल्मों में काम कर चुके हैं और तकरीबन 30 सालों से उनकी जिंदगी इन स्टूडियोज में ही बीती है। वो मानते हैं कि उनको अभी भी हर फिल्म के लिए उतना ही उत्साह है जो पहले होता था। यही एक काम बड़ी मुश्किल से सीखा है जीवन में और प्रतिदिन एक नई चुनौती होती है, नया सीखने को मिलता है। अभी भी सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसी दायरे में हम रहेंगे। और कभी निकल के कुछ और करने को नहीं सोचेंगे आप? किताबें लिखना या कुछ और? अब वो सब चीजें तो जैसे कि समझ लीजिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या इत्मीनान से बैठ करके करने, उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। अगर काबिलियत होगी लिखने की तो यदा कदा कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा मन में भी कोई विचार आया नहीं है। हम आपके लिए यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार का कहना है कि वो जब अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो उनको उन्हीं चीजों की फिक्र रहती है जो आम इंसान को है। जो आम आदमी जिन चीजों से फिक्र करता है और जो आम आदमी जिन चीजों से डरता है, खाना हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो। आप हमारी मजाक कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं, इसमें मजाक की क्या बात है। आम आदमी इन सब चीजों की फिक्र नहीं करता। आम आदमी गरीब होता है, आम आदमी को नौकरी करनी पड़ती है। हाँ, तो मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, पर आपको इन चीजों की फिक्र नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। प्रतिदिन फिक्र रहती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर ख्याति मिल गई है या आपको थोड़ा सा सम्मान मिल गया है या मान लीजिए आम आदमी के जो रोजगार हैं आज के मौजूदा हालात में उससे थोड़ा सा ज्यादा आप कमा लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी आपको फिक्र नहीं रहती है। ऐसा कहना ठीक ना हो। हमने उनसे पूछा कि शोहरत पाने के बाद उन्होंने क्या कुछ खोया भी है? खोया मतलब कि हाँ, ये जो चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं ये तो हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं करते, क्योंकि हो सकता है इसको करने में कष्ट हो। अगर मैं चाहूंगा आज की मान लीजिए बंबई या दिल्ली या कलकत्ते की किसी दुकान में जाकर के कुछ चीज खरीदना चाहूं या एक आम नागरिक की तरह टैक्सी में घूमना चाहूं या स्कूटर पे घूमना चाहूं, तो अगर मैं करना चाहूं दरअसल तो मैं ये करूंगा या कर सकता हूं। थोड़ा बहुत हो सकता है कष्ट हो सकता है कष्ट ना भी हो, लेकिन क्योंकि भीड़ वगैरह जम जाती है या आजकल तो
कम लोग पहचानते हैं मुझे, तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती है। मैं कह रहा हूं कि एक इसके अलावा और कोई तकलीफ नहीं है। तो हाँ, ये सही बात है कि अगर घर में किसी चीज की जरूरत है और अगर उसे मंगवाना हो तो हो सकता है कि शायद आप पर्सनली जाकर के उसकी चॉइस ना कर सकें। ये एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है, छोटी सी सैक्रिफाइस किसी और को जाकर के आपके लिए करना पड़ता है। फिर आपको उसकी टेस्ट और उसकी चॉइस के ऊपर या उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। Thank you again. Thank you very much. Take care.